जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर के टीचर्स। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो फ्रेंड्स, आज हिंदी की नेक्स्ट क्लास देखते हैं हम लोग। जो प्रैक्टिस सेट हम लोगों को जो चल रहा है, प्रैक्टिस क्लासेज जो चल रही हैं, तो उसमें आज नेक्स्ट क्लास जो है वो आज हम लोग देखेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ को शेयर करते रहिए करिए, क्योंकि यहाँ पे सारी जितनी भी क्लासेस हैं वो आप सभी को विदाउट एनी कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे भी इसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे भी आप सभी लोग को जो भी नोट्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और जो भी अपडेट्स होती हैं वो आपको वहाँ पे मिलती रहती हैं। ठीक है, तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्योंकि सारी क्लासेस जो हैं मेरी विदाउट एनी कॉस्ट हैं, कोई भी कॉस्ट नहीं है, नो पेड चार्जेस हैं। ठीक है ना। तो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे एक ही चैनल पे KVS का सारा भी जो सिलेबस है वो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है ना। कोशिश कर रहा हूँ जितना भी हो रहा है। CDP की क्लासेस मेरी काफ़ी मैं दे चुका हूँ और उसके अलावा मैं उसकी प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। ठीक है ना। तो CDP के क्लासेस दे चुका हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। जो कुछ क्लासेस बची हुई हैं वो बीच बीच में नेक्स्ट में आती रहेंगी। हिंदी में आपको मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कोई ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों को कोई दिक्कत होती है उसमें, तो मैं उसके भी क्लासेस लेके आ जाऊँगा। ठीक है ना। और रही बात कुछ अभी जो एक दो सब्जेक्ट हैं, मैथ की मैं क्लासेस डाल ही रहा हूँ। ठीक है। रही बात कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो अभी उनकी क्लासेस नहीं आई हैं, तो कोशिश करूँगा कि अभी मैं जो GS की क्लासेस हैं तो वो मैं उनकी सीधा प्रैक्टिस करवाऊँगा। ठीक है ना। तो उसके लिए आप लोग जो है चैनल को लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है ना। तो इतना सारा आप लोग करके रखिएगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बाकी मर्ज़ी आपकी है, अगर आप लोग पैसे दे के पढ़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए सिलेबस वही रहेगा, पैटर्न्स वही है सारा। जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ सब न्यू सिलेबस है। जितना भी न्यू सिलेबस बेस्ड है वो सब उसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है ना। तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख भी लिया होगा, तो सब नए सिलेबस के हिसाब से मेरा है। ठीक है ना। तो जितना भी मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, जो भी कुछ दे रहा हूँ, तो ठीक है, आप लोग उसको देख सकते हैं, खुद अनुमान लगा सकते हैं। आप लोग छोटे बच्चे नहीं हैं। ठीक है। तो हम आज का जो पहला क्वेश्चन है वो लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो एक आपका कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। कह रहा नहीं है, क्या कह रहा है, नहीं है। तो अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। पंकज, पंकज क्या है, अंबुज है, जलज है। अरविंद का मतलब होता है कमल। भाई जिन लोगों को नहीं पता वो लोग जान लीजिए, अरविंद का मतलब होता है कमल। ठीक है। अरविंद का क्या मतलब होता है, कमल। अरविंद का मतलब होता है, ठीक है, कमल। तो जो मिलिंद होता है वो मिलिंद अरविंद का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है। तो जो मिलिंद है वो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अरविंद का जो पर्यायवाची वो नहीं है। अरविंद किसका पर्यायवाची होता है, कमल का पर्यायवाची है। कमल के जितने पंकज, अंबुज, जलज ये सब जो है कमल के ही पर्यायवाची होते हैं। ठीक है ना। तो देख लेते हैं हम लोग। और अच्छा, मिलिंद मीन्स क्या होता है, मिलिंद मीन्स होता है भंवरा। मिलिंद जो है भंवरे का पर्यायवाची होता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है आपका, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं। देखो, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं। तो कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को हम लोग अनामिका कहते हैं। क्या कहते हैं, अनामिका कहते हैं। ये आप लोगों को पता होगा। नहीं पता है तो आप गूगल सर्च कर लीजिएगा या फिर किसी भी यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चलिएगा उंगलियों के बारे में। ठीक है ना। तो उन कौन कौन सी उंगली का क्या नाम होता है वो आप लोगों को पता चल जाएगा। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की जो उंगली होती है उसे अनामिका कहते हैं। ठीक है। देखो, जो अब यहाँ से मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, फिलहाल ऐसे मैं बता देता हूँ एक बार। ये आपका हाथ होता है। ठीक, ठीक, ये कनिष्ठिका होती है। क्या होती है, कनिष्ठिका। ये मध्यमा होती है। ठीक है। और ये जो उंगली है आपकी, ये इसी को हम लोग अनामिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनामिका बोलते हैं। ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में संधि विच्छेद करते समय दिए गए विकल्पों में से सही रूप चुनिए। देखिए, विरोचित का संधि विच्छेद जो है आपको बताना है। विरोचित का जो संधि विच्छेद है वो कौन सा होगा। तो विरोचित का जो संधि विच्छेद होगा वो कौन सा होगा, वीर और उचित। यानी कि पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ए आपका राइट हो जाएगा, वीर और उचित। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अनुरूप में कौन सा समास है। अनुरूप में
कौन सा समास है? तो अनुरूप में कौन सा समास है भाई बताइए, अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में आपका अव्ययी भाव हो जाएगा। कौन सा? अव्ययी भाव। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, अनुरूप में अव्ययी भाव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। और अनुरूप का मतलब होता है रूप के अनुसार। तो अनुसार वाला जो भी होता है वो क्या होता है? अव्ययी भाव समास में आता है, रूप के अनुसार, यानी कि अव्ययी भाव। ठीक है, कौन सा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देख लेते करें, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका मतलब होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना, या आप लोगों को सबको पता होगा, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कह रहा है ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइए। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइए। तो ब्राह्मण का स्त्रीलिंग कौन सा होता है? तो ब्राह्मणी होता है। क्या होता है? ब्राह्मणी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ब्राह्मण का ब्राह्मणी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हमने। तो मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। किसके लिए? राधा के लिए। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। ठीक, तो इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। कौन कौन लोग राधा के लिए कपड़े खरीदते हैं ये भी आप लोग बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, तो मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, और कितनी राधाएं कृष्ण के लिए कपड़े खरीदते हैं ये भी आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपको कारक बताना है। तो कौन सा कारक का प्रकार? राधा के लिए। तो के लिए कौन से में आता है? के लिए। राधा के लिए, तो के लिए किस में आता है? के लिए आपका संप्रदान कारक में होता है। संप्रदान कारक में क्या होता है? को के लिए। ठीक है ना, को के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना। तो ये इसी को आप लोग इसको रट के जाइएगा, रट लीजिए इसको। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपदान से अलग होने के अर्थ में ना। तो ये सब आप लोग रट के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का, किसका? शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो कौन सा शब्द इसमें शुद्ध है ये आपको बताना है। तो इसमें शुद्ध शब्द बताना है, तो शुद्ध शब्द बताइए जरा आप लोग, कौन सा हो जाएगा इसमें? बताइए भाई, कौन सा हो जाएगा? पूजनीय, उज्ज्वल, परिपार्श्विक या ज्योत्सना? कौन सा हो जाएगा भाई ये बताइएगा आप लोग। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट हो जाएगा, परिपार्श्विक। अब परिपार्श्विक जो है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, पूजनीय गलत हो जाएगा, पूजनीय होता है। ठीक है, उज्ज्वल भी गलत लिखा हुआ है, ज्योत्सना भी गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो शुद्ध शब्द जो है वो है परिपार्श्विक। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित करें, निम्न वाक्य में कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है? करें, निम्न वाक्य में कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है? करवा चौथ के व्रत की पूर्ण वर्णन वामन पुराण में किया गया है। करवा चौथ की व्रत की पूर्ण वर्णन वामन पुराण में किया गया। तो करवा चौथ के में किया गया है, व्रत की पूर्ण या वर्णन वामन पुराण, कौन से में भाग में आपका जो है रॉन्ग आंसर है तो आपको बताना है। तो त्रुटि किस में है? तो आपका जो त्रुटि वाला ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका व्रत की पूर्ण। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट हो जाएगा, व्रत की पूर्ण। करवा चौथ के व्रत की पूर्ण, तो व्रत की क्या पूर्ण? तो इसीलिए इसमें ऑप्शन जो है सी गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए सेंटेंस को पढ़िए, करवा चौथ के व्रत की पूर्ण वर्णन वामन पुराण में किया गया है। तो किसकी पूर्ण वर्णन? तो है ना, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। करवा चौथ के व्रत की क्या कथा, है ना, कथा पूर्ण ना। तो ये जो भी होगा आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं ये आपको बताना है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो जातिवाचक संज्ञा शब्द है। अच्छा, संज्ञा के 3 भेद कौन कौन से होते हैं ये भी आप लोगों को बता देते। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद जो होते हैं वो होते हैं, लिख लीजिए, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। कौन कौन से? रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। ठीक है ना,
तो रूढ़ संज्ञा जैसे कृष्ण, यमुना, गंगा, इस तरह की जो भी होती हैं, तो जिसमें, और यौगिक संज्ञा जो दो संज्ञाओं से मिलकर बनती है, जैसे पन, घट, पाठशाला, है ना, तो ये क्या हो गई, यौगिक संज्ञा हो गई। योग रूढ़ संज्ञा क्या होती है, तो योग रूढ़ संज्ञा जैसे जलज, लंबोदर, है ना, तो इस तरह की जो होती हैं, इसमें योग रूढ़ संज्ञा होती है, जो दो शब्दों के मेल से बनती है। ऐसी संज्ञा जो दो शब्दों के मेल से बनती है उसे क्या कहते हैं, और जिसका एक विशेष अर्थ भी होता है, ठीक है ना, उसे हम लोग योग रूढ़ संज्ञा कहते हैं। और यौगिक संज्ञा कहते हैं जो एक या एक से अधिक सार्थक शब्दों के योग से बनी संज्ञा यौगिक संज्ञा कहलाती है, ठीक है। जैसे क्या कर रहा है, एक या एक से अधिक सार्थक शब्दों के योग से बनी संज्ञा सार्थक संज्ञा कहलाती है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है जातिवाचक संज्ञा शब्द। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है आपका बताना है आपको। तो जातिवाचक संज्ञा शब्द जो है, देखिए जिस संज्ञा में उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जिस संज्ञा में उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे मनुष्य, नदी, भैंस, वकील, है ना, इस तरह की। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, कामायनी नहीं, आम नहीं, रसीला नहीं, वकील जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, कह रहा जो शब्द पूर्वापर संबंध से जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं, किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं। तो संज्ञा के पूर्वापर, है ना, तो संज्ञा के पूर्वापर जो किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बताओ भाई, ये तो सबको पता है। उसे सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पे, देखिए थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखा हुआ है, इसका कुल मतलब यह है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। कह रहे शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित शब्द में सर्वनाम शब्द बताइए, ठीक है। रेखांकित शब्द कौन सा, स्वयं है, तो स्वयं में कौन सा सर्वनाम है ये आपको बताना है। तो स्वयं में कौन सा सर्वनाम है, तो स्वयं में जो सर्वनाम होगा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि स्वयं जो है क्या होता है, निजवाचक के लिए, ये खुद के लिए बात कर रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए निजवाचक सर्वनाम वही होता है जो खुद की बात करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें बी है वो राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, तो किस प्रकार के, किस में बताया जाता है, किस प्रकार के विशेषण में। तो इसमें एक पहला है आपका ऑप्शन जो है वो है आपका मूलावस्था, चापलूसी करना, उत्तरावस्था या सार्वनामिक। तो कौन सा इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका उत्तरावस्था। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं अनुमान का विशेषण होगा, तो अनुमान का क्या विशेषण होगा, अनुमान का विशेषण होगा, तो अनुमान का विशेषण होगा अनुमानित, क्या हो जाएगा, अनुमानित। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, अनुमान का अनुमानित हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहते हैं, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उनको क्या कहते हैं। तो जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं लोग। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। तो रोहन चाय पीकर बैठ गया, रोहन चाय पीकर बैठ गया, तो रोहन चाय पीकर बैठ गया, इसमें कौन सी क्रिया का भेद है, तो पूर्वकालिक क्रिया है। कौन सी है, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया यानी चाय पीकर बैठ गया, पहले चाय पिया फिर बाद में बैठ गया, तो पूर्वकालिक क्रिया। जो ऐसे काम होता है जो कुछ करने के बाद कुछ बाद में दूसरा किया जाता है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों का वो राइट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको CDP की क्लासेस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो मेरी CDP की क्लासेस जो हैं
मैंने कई क्लासेस करवा दी हैं, 8-9 क्लासेस मैंने करवा रखी हैं, और उसके अलावा मैं इस समय CDP की प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। और विदाउट एनी कॉस्ट में सभी जितना भी मटेरियल है KVS का मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, KVS PRT का। ठीक है, तो आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, विदाउट एनी कॉस्ट सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। और मेरा टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, उसको अभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको PDF एंड वगैरह जो भी नोट्स होते हैं और जो भी अपडेट्स होती हैं वहीं पे मिलती रहेंगी आपको। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, मीरा जोर से हंसी। क्या? मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? तो मीरा जोर से हंसी, यह किस क्रिया का? आकर्मक क्रिया का उदाहरण है। किसका? आकर्मक क्रिया का। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। और हाँ, अगर किसी को कोई भी किसी भी एनी सब्जेक्ट में कोई भी कुछ विशेष टॉपिक पे कोई जानकारी चाहिए या फिर उसको पढ़ना चाहता है कोई, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक को कवर करवा दूंगा। ठीक है ना, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं आप केवल कमेंट करके बताइएगा हमें, हम उसको कवर करवा देंगे। ठीक है ना, बस ये है कि थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये नहीं कि आपने बोल दिया तो मैं तुरंत उसको करवा दूंगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा टाइम लगता है। मैं काफ़ी क्लासेस को अकेले मैनेज कर रहा हूँ। अकेले क्या, कई लोग हैं, लेकिन फिर भी कहते नहीं कि करना तो पढ़ाना तो मुझको ही पड़ता है, तो थोड़ी दिक्कत इसी में होती है, तो कोई बात नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आकाश का विलोम बताइए। ये तो सभी को पता होगा यार, आकाश का विलोम बताइए। आकाश का विलोम बताइए भाई, सभी को पता होगा। आकाश का क्या होता है? पाताल। आकाश का क्या होता है? पाताल। आकाश का पाताल। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, आकाश का पाताल या पृथ्वी दोनों होते हैं, याद रखिएगा। आकाश का पाताल या पृथ्वी दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे पाताल दिया हुआ है तो हम पाताल लगाएंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। और अनर्थ का क्या होता है? अनर्थ का विलोम होता है अर्थ। अनर्थ का क्या होता है? अर्थ। और अघन, अनग का क्या होता है? अनग। अनग का अघ होता है। क्या होता है? अनग का अघ होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द बताइए, यानी कि उन्मूलन का भी आपको विलोम बताना है। उन्मूलन का क्या बताना है? विलोम बताना है। तो उन्मूलन का विलोम बताना है आपको, कौन सा हो जाएगा उन्मूलन का? उन्मूलन का विलोम हो जाएगा रोपड़। क्या हो जाएगा? रोपड़। उन्मूलन का विलोम जो होता है रोपड़ होता है। उन्मूलन का विपरीतार्थक शब्द रोपड़ होता है। ठीक है ना, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आरोपण। आरोपण, तो उन्मूलन का अगर पर्यायवाची पूछे तो आरोपण हो जाता। क्या हो जाता? आरोपण। उन्मूलन का अगर पर्यायवाची पूछे तो आरोपण हो जाता। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं हम लोग। तो कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग? अंधेरा हो जाता है, नकेल कसी जाती है, मुंडेर। मुंडेर क्या होता है? मुंडेर, फिलहाल मुंडेल भी स्त्रीलिंग होता है, बटेर तो स्त्रीलिंग होता है, इसको पता है। तो अंधेरा जो है हो जाता है, तो इसलिए पुल्लिंग यहाँ पूछ रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ऑप्शन में आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट हो जाएगा। मुंडेर मुझे पता है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली उसका वर्ड नहीं याद आ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल देखते हैं आगे, जिसको याद आ जाए कमेंट करके बताना। ठीक है, भील का स्त्रीलिंग क्या है? भील का स्त्रीलिंग क्या है? तो भील का स्त्रीलिंग क्या होता है? भील का स्त्रीलिंग क्या होता है? भीलनी होता है। क्या होता है? भीलनी। भील का स्त्रीलिंग भीलनी। भील जाति होती है ना, तो भील की स्त्री भीलनी। कथा का बहुवचन होगा, तो कथा का बहुवचन क्या होगा? कथा का बहुवचन क्या होगा? कथा का बहुवचन सभी को पता है, कथें होगा। कथो होगा, कथानक नहीं भाई, कथाएं होगा, सभी को पता है कथाएं होगा। तो 35 देख लेते हैं हम लोग। करण निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है? तो कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है? कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है? तो कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है? तो प्राण जो है वो आपका सदैव बहुवचन होता है। क्या? प्राण जो है आपका सदैव बहुवचन होता है। ठीक है, और जैसे मैं आपको कुछ और बता देता हूँ, जैसे दर्शन हो गया, होश हो गया, बाल हो गया, हस्ताक्षर हो गया, आंसू हो गया, ये सब शब्द जो होते हैं ये होते हैं बहुवचन, सदैव रहते हैं, ये हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है ना,
क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ज़रूरी नहीं कि यही पूछा जाए आपसे, हो सकता है जो मैंने अभी बताया उनमें से कोई पूछ लिया जाए, ठीक है, ऑप्शन में वो कुछ मिल जाए। तो आंसू, दर्शन, होश, बाल, हस्ताक्षर, ये सब क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं हमेशा। नेक्स्ट देख लेते हैं लोग, कृष शब्द का विलोम होता है। कृष शब्द का विलोम होता है, तो कृष शब्द का विलोम क्या होता है, कृष शब्द का विलोम क्या होता है, तो कृष शब्द का विलोम जो है आपका क्या होता है, हृष्ट पुष्ट होता है। क्या होता है, हृष्ट पुष्ट। कृष शब्द का विलोम क्या होता है, हृष्ट पुष्ट होता है। कृष शब्द का विलोम हृष्ट पुष्ट होता है। कृष का अर्थ होता है दुबला पतला या कमजोर, ठीक। कृष का मतलब होता है दुबला पतला या कमजोर, तो हृष्ट पुष्ट जिसको कहते हैं हष्ट पुष्ट, है ना। तो हष्ट पुष्ट जो होता है वही क्या होता है, जो दुबला पतला कमजोर नहीं होता वो हष्ट पुष्ट होता है ना। तो इसीलिए कृष का जो विलोम हो जाएगा हृष्ट पुष्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है, करण नहीं है, क्या है, नहीं है, याद रखिएगा। पर्यायवाची नहीं है तो वायु होता है, पवन होता है, समीर होता है, सलिल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी है आपका राइट हो जाएगा। वायु, पवन, समीर ये तो सभी को पता होगा ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है दुर्गा का पर्यायवाची है। आई थिंक ये पिछली भी क्लास में एक में आया था, नहीं सरस्वती का शायद आया था, है ना। तो आपकी यहाँ पे पूछा गया है कि दुर्गा का पर्यायवाची है, तो दुर्गा का पर्यायवाची क्या होता है, तो का पर्यायवाची धात्री होता है। क्या होता है, धात्री होता है। दुर्गा का पर्यायवाची धात्री, दुर्गा माता का पर्यायवाची क्या होता है, धात्री होता है, ठीक। आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है दुर्गा का पर्यायवाची धात्री होता है ना। और भारती, ये पिछली क्लास में मैंने करवाया था। सरस्वती का जो होता है ना, भारती सरस्वती का विलोम होता है, पिछली क्लास में ही करवाया था हम लोगों ने ना। और लक्ष्मी माता जो होती हैं उनका जो होता है ज्योत्सना होता है। क्या होता है, ज्योत्सना होता है। लक्ष्मी माता का जो विलोम होता है वो क्या होता है, ज्योत्सना होता है। और भारती जो है सरस्वती माता का होता है ना। और श्री भी जो है वो सरस्वती माता का, ये लक्ष्मी का ही होता है। श्री जो है वो लक्ष्मी माता का ही होता है विलोम, श्री भी लक्ष्मी माता का विलोम होता है। भारती सरस्वती माता का होता है, श्री और ज्योत्सना लक्ष्मी माता का होता है, धात्री जो है दुर्गा माता का होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर डी सी सॉरी ऑप्शन नंबर जो सी है इसका वो राइट हो जाएगा। दुर्गा का पर्यायवाची धात्री होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है, तो कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है ये बताना है आप लोगों को। तो कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है, बताइए भाई। मानव पढ़ता है, मोहन गया, वह जाएगा, यह सीता सो रही थी। देखिए रही थी आ गया तो भूतकाल का होगा, गया भी हो गया, भूतकाल का हो गया, जाएगा भविष्यकाल का हो गया। पढ़ता है, कह रहा है पढ़ता है, तो है जो है वो बता रहा है आपका कि वर्तमान काल का वाक्य है। तो है जो है वर्तमान काल का वाक्य है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभु का पर्यायवाची है। विभु का पर्यायवाची है, तो विभु का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, तो बताइए भाई विभु का पर्यायवाची कौन सा है। ब्राह्मण, आत्मा, महान, ईश्वर या चिरस्थायी, दृढ़। तो विभु का पर्यायवाची सर्वव्यापक या नित्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विभु का पर्यायवाची सर्वव्यापक या नित्य हो जाएगा। सर्वव्यापक, नित्य। विभु का पर्यायवाची सर्वव्यापक या नित्य होता है, ठीक है, ठीक है। तो आपका क्लास जो है 23 मिनट की हो गई है, ठीक है ना। तो आई थिंक क्लास यहीं तक रखते हैं ना, तो उसके आगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को सारी क्लासेस में यहाँ पे विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है, विदाउट एनी पेड चार्जेस सभी क्लासेस करवा रहा हूँ, सभी प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ आपको। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए मस्ती में, और आगे मेरी क्लास को भी पढ़ते रहिए। ज्वाइन कर लीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल को भी, वहाँ पे आप लोगों को सभी कुछ मिलता रहेगा। जो भी नोट्स हैं वो मैं नोट्स भी वहाँ पे प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है। और भी जो भी अपडेट्स होते हैं मैं आपको वहाँ पे सब प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो ठीक है, मस्त रहिए मस्ती में और पढ़ते रहिए। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।